मैं कमिंग सर। कम इन। नमस्ते। हाँ सर। नमस्ते। बैठ जाइए। अपना नाम और जिला ये ना बताते हुए अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैम, यूपी पीसीएस में यह मेरा द्वितीय प्रयास है एवं द्वितीय इंटरव्यू है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट की है तथा मेरा ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपको क्यों अच्छा लगा यही सब्जेक्ट? मैम, किसी भी सब्जेक्ट को लेने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मैम, रुचि का विषय है मेरा यह, और मैम यूपी पीसीएस में यह सब्जेक्ट स्कोरिंग है, और मैम इसकी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, और मैम मार्गदर्शक उपलब्ध है। भारत के संविधान में आपने उद्देशिका पढ़ी होगी, प्रियम्बल। जी मैम। तो प्रियम्बल, बेरूबारी केस और केशवानंद भारती केस, इन तीनों में क्या संबंध है? मैम, बेरूबारी केस में यह कहा गया था कि उद्देशिका हमारे संविधान का भाग नहीं है, और मैम केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि उद्देशिका हमारे संविधान का भाग है, और इसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया था, और इसमें यह भी कहा गया था कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो संविधान में संशोधन का एक किसी पार्ट में दिया हुआ है। यस मैम। किस पार्ट में? पार्ट 20। कहाँ से लिया गया है ये, किस देश के? मैम, दक्षिण अफ्रीका। कितने प्रकार के संशोधन की बात है इसमें? मैम, 3 प्रकार की। कंफर्म है आप? मैम, जहाँ तक मुझे जानकारी 3 है कि 2? मैम, एक सामान्य बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। तो सामान्य बहुमत की बात है क्या संविधान में? क्षमा चाहूँगा मैम इसके ऊपर। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हिकैटियस। हिकैटियस। अच्छा, आपने कौन कौन सी शाखाएं पढ़ी भूगोल में? मैम, जो मेरे कोर्स में है वह मैंने पढ़ा है। मैंने इसको अध्ययन का मतलब ग्रेजुएशन स्तर पे यह मेरा सब्जेक्ट नहीं था। तो आपने उसमें भी तो पढ़ी होंगी ना, कई प्रकार के भूगोल पढ़े होंगे। कौन कौन से? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? मैम, मानव भूगोल। क्यों? क्योंकि मैम मैं इसमें देख पाता हूँ कि जो भूगोल है उसका मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव के ऊपर उसके अच्छे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जनसंख्या पिरामिड सुना होगा आपने? क्या मैम? क्या है ये? मैम, जनसंख्या पिरामिड यह दर्शाता है कि हमारी जनसंख्या में किस वर्ग का सबसे अधिक योगदान है, या मतलब कि बच्चे कितने हैं, मतलब कि वह संख्या, मतलब कि जैसे कि चीन का पिरामिड बताता है कि उसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ बताता है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं। तो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस देश की स्थिति कैसी है। तो ये ज्योग्राफी पढ़ते हुए अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस नॉलेज को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे प्रशासन में? यस मैम। मैम, जो भूगोल है वह मानविकी का विषय है, और मैम मानव का विषय होने के साथ साथ प्रशासन भी मानव के से जुड़ा हुआ विषय है। और मैम भूगोल का अर्थ होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, और मैम प्रशासन को चलाने के लिए भी जमीन की आवश्यकता होती है, और मैम इस प्रकार से भूगोल का प्रशासन में जमीनी योगदान है। और मैम भूगोल की जो विषय वस्तु होती है, जैसे मैम जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और मैम आपदा प्रबंधन हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा हो गया, यह हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मैम प्रशासन को भी इन सारी समस्याओं से अवगत होना पड़ता है। अच्छा ठीक, ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या है? मैम, पृथ्वी का रात के समय गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। पृथ्वी का रात के समय गर्म होना, ऐसे कैसे गर्म हो जाती है पृथ्वी? मैम, जैसे मैम अगर हमारे इसमें ग्रीन हाउस गैसें नहीं रहेंगी तो मैम रात के समय का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा कि हम लोगों के लिए सामान्य स्थिति में जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत हम लोग इसमें जीवित रह पाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, CO2, CH4। तो मैम इस प्रकार की गैसों के माध्यम से ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, और जब यह अधिक बढ़ जाता है तो वही हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का कंबल किसी को कहते हैं क्या, किसी गैस को?
मैम कार्बन डाइऑक्साइड को। आप श्योर हैं? क्षमा चाहूँगा मैम। आपने कहा कि पृथ्वी गर्म हो जाती है। मैम वातावरण रात के टाइम। ऐसा क्या होता है कि आप यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है? मैम जैसे जो वायु आती है वह मैम रात के समय विस्तृत नहीं हो पाती है, इस कारण रात के समय पृथ्वी भी कुछ विकिरण निकालती है क्या अपने में से? पृथ्वी। चलिए, अच्छा, जनजातीय जनगणना के बारे में आप सुन रहे हैं इन दिनों, क्या इसे कराया जाना चाहिए? जातीय जनगणना, तो इसे कराया जाना चाहिए? मैम जातीय जनगणना अवश्य करानी चाहिए मैम, लेकिन जातीय जनगणना जो है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से आप क्या समझते हैं, और रिट और कितने प्रकार की हैं ये भी बताएं। 5 प्रकार की रिट होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। संविधान देता है? मैम किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की स्वतंत्रता उसके अंतर्गत आती है और कोई भी व्यक्ति अपना जीवन साथी चुन सकता है। लेकिन मैम हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि यह जो हमारी जो सामाजिक जो ढर्रा चला आ रहा है हम वह उसमें किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करें, और जो भी इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें सरकार को एक कमेटी बैठाकर और विशेष प्रकार से इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बीच में एक बात आई थी तो उन्होंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उनको, ताकि सरकार को पता रहे कि लिविंग इन रिलेशनशिप कितने सीमा में है और मतलब कि किसके मतलब कौन कौन है इसके। रजिस्टर रहने से ये रहेगा कि एक सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित रहेगा। तो आप विवाह को ज्यादा महत्व देते हैं या लिव इन रिलेशनशिप को? मैम यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपना जिसमें भी खुश रहे। तो दोनों में फिर ऐसा विवाह करने की क्या आवश्यकता है? मैम जैसे आपने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि कोई विवाह करे कोई लिव इन में रहे, तो कोई महत्व नहीं है विवाह का, तो ये अपराध क्यों हो रहे हैं फिर? मैम मैं इसीलिए तो कहा कि रजिस्ट्रेशन की कमी, और मैम इसके ऊपर अभी उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैम जैसे जैसे केसेस आएंगे इसके ऊपर ध्यान देंगे तो मैम स्थिति फिर साफ होगी। महिलाओं से संबंधित केंद्र सरकार की 3 योजनाएं और राज्य सरकार की 5 योजनाएं बताइए। मैम केंद्रीय सरकार की 3 योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मैम स्टैंड अप योजना और मैम इसके अलावा सुमन योजना। मैम राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निर्भया एक पहल योजना और मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। और मैम क्षमा चाहूंगा मैम 2। ओके सर। भारतीय संविधान में जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भाषा के आधार पर जो है 1976 का जो अधिनियम है उसमें जो है 3 कैटेगरी डिवाइड की गई, समूह का, समूह खा और समूह ग। तो समूह का में ऐसे कैसे किन राज्यों को रखा गया? क्षमा चाहूंगा सर मुझे इसके बारे में। अच्छा, जो भारतीय संविधान में भाषा है वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो भाषाएं अभी वर्तमान में 22 हैं वो कितने संशोधन होने के बाद हुई हैं? सर एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था। नहीं, भाषा में जो संशोधन हुआ, भाषा में जो संशोधन हुआ 21वां नंबर भारतीय हो तो दूसरा हो गया सर 21वां संविधान संशोधन 21वें जी 71वां और सर 92वां जी 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ? क्षमा चाहूंगा सर मुझे। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वो जो है 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ, लेकिन भारत में जो है उसे पूर्ण रूप से मनाए जाने का जो है प्रावधान कब से चालू किया गया? क्षमा चाहूंगा सर मुझे। चलिए, मूल संविधान में जब बात की जाती है तो हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कितने वर्षों तक के लिए जो है संविधान में रखा गया था? क्षमा चाहूंगा मुझे इसके बारे में। सर
रुचि क्रिकेट देखना है, जी सर। अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? जी जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखते हैं या खेलते भी हैं? जी सर, थोड़ा बहुत खेलता भी हूँ और देखने में रुचि है, ज़्यादा रुचि देखने में है। सुनने में या देखने में? देखने में। देखने में। अच्छा, कमेंट्री वगैरह नहीं सुनते हैं? कमेंट्री तो साथ में टीवी पे दिखी, मतलब कि किसकी कमेंट्री अच्छी टाइप- लगी अब तक आपको? जी सर, वर्तमान समय में आकाश चोपड़ा जी अच्छी कमेंट्री करते हैं। अच्छा, आकाश चोपड़ा के। बाकी सौरभ गांगुली और हरभजन सिंह की कमेंट्री उतना प्रभावशाली नहीं। गांव में टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं नहीं कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्नातक में आपने इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री ली है ना, और उस टाइम आपकी रुचि रही होगी इन विषयों में जब भी आपने डिसीजन लिया जी सर। होगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि वैकल्पिक विषय एकदम आप इन तीनों से अलग हट करके ज्योग्राफी ले लिया, तो ये रुचि परिवर्तन कैसे, मतलब इतना ज़्यादा? जी सर, ज्योग्राफी विषय मैंने, रुचि तो मेरी इसमें थी। अच्छा, और फिर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको एडमिशन के समय आपके नंबर देखे जाते हैं, ओके। तो उस हिसाब से एडमिशन उसमें दिया जाता है। तो सर बाद में मैंने जब, और फिर जो मेरा यूपी पीसीएस मेरे को चुनने के पीछे 3 कारण हैं सर: रुचि, और सर इसके अलावा नंबर, यहाँ पे स्कोरिंग है, और सर इसके द्वारा जो मैं सीखता हूँ चीज़ें, जैसे मैप हो गया, डायग्राम हो गया, उसको मैं। अच्छा छोड़िए, कैसे आप लोग तय कर लेते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है? सर कोई पिछले साल इन्फॉर्मेशन आप लोग कमीशन से लेते रहते हैं? सर पिछले साल के बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं हाँ। वो सर अपना जब इंटरव्यू देते हैं, उसके माध्यम से हमें यहाँ पता चलता है, और अपने शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पता चलता है कि अब इसे स्कोरिंग है, और अगर यदि आप इसमें रहेंगे, और मेरा ये रुचि का विषय था। रुचि का विषय था। खैर चलिए, रुचि का विषय है तो आप मुझे बताएं, खेत तालाब योजना क्या है? खेत तालाब योजना, सर इसके तहत यह बात की जा रही है कि एक खेत एक तालाब, जिससे सर हम जल के संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। और सर इसके तहत हम उनकी आय को भी बढ़ा सकते हैं, उसमें मछली पालन कर सकते हैं, और सर इसको धीरे धीरे हम चाहें तो अमृत सरोवर का भी रूप दे सकते हैं। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कितना सहयोग है, या खुद ही तालाब आपके द्वारा ओपन कराया जाएगा, या गवर्नमेंट इसमें कुछ सहयोग कर रही है? क्षमा चाहूँगा सर मुझे इसके बारे में। ठीक है, आप मुझे बताएं, क्षेत्रीय फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बन रही है? ग्रेटर नोएडा। नहीं, नोएडा में क्षेत्रीय फिल्म सिटी है और राष्ट्रीय फिल्म सिटी है। क्षमा चाहूँगा सर मुझे इसके बारे में। ठीक। जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है वैकल्पिक विषय के रूप में। जी। एंशिएंट हिस्ट्री आपका विषय आपके स्नातक टाइम में रहा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि जो पहली बार प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उस समय के भारत को देखा जाए, तो पहली बार भौगोलिक विस्तार जो सबसे अधिक हुआ किस टाइम में हुआ, किसके समय काल में? सर मॉडर्न पीरियड। नहीं पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सर जहाँ तक मैं इसको गेस कर रहा हूँ। हाँ, किस मौर्य पीरियड में, मतलब किस शासक के शासनकाल के दौरान देखा गया? सर अशोक। अच्छा, अशोक के समय। आप मुझे बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार नदियों के मध्य अगर बांधना हो, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका ज्योग्राफी है और इतिहास भी दे रखे हैं, तो उचित तो यही है कि दोनों के सामंजस्यता में स्थापित करें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार रहा है, किन नदियों के मध्य रहा? सर उत्तर में मांदा चिनाब नदी। चिनाब नदी। सर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी। इंडन नदी। और सर पश्चिम में सुतकांगेडोर, और सर नीचे दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी। ये तो पश्चिम में नदी का नाम आप नहीं बताए। क्षमा चाहूँगा सर मुझे। ठीक है, प्रवरा सहायक नदी है दक्षिण में, तो किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की। ठीक है, 1916 का अधिनियम, उसके बारे में आप मुझे बताएं कुछ। सर 1916 का दिन है 1919 का, जो प्रांतों में दया शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और सर इसके तहत पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था कुछ वर्गों को। अच्छा, और सर 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। लोक सेवा आयोग गठन। और सर 19, क्षमा चाहूँगा सर इसके अलावा 1916 के पैक्ट के बारे में आप मुझे बताएं। लखनऊ पैक्ट। हाँ, लखनऊ पैक्ट। सर इसके अंतर्गत उग्रवादी एवं उदारवादियों के बीच समझौता हुआ था। और सर
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। किस चीज को लेकर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? कि सर जो कांग्रेस की मांग थी उत्तरदायी शासन की, उसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। और सर मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचन की, वह सर कांग्रेस ने स्वीकार किया था। पृथक निर्वाचन की बात किस जो है एक्ट के तहत देखी जाती है? 1909 के तहत। 1909 के तहत। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों में क्या असमानताएं थी? क्षमा चाहूंगा सर। ठीक है। गांधी और बोस के विचारों में असमानताओं को आप बता दें। जी सर, जो गांधी जी थे वो एमएसएमई के सपोर्टर थे। किसके सपोर्टर थे? एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के। अच्छा। और सर जो बोस थे वो बड़े उद्योगों के समर्थक थे। और सर जो महात्मा गांधी की छवि थी वह सर उदारवादी थी। और सर सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। और सर महात्मा गांधी, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। जी सर, जी सर, वह महात्मा गांधी का यह था कि यदि कोई अवसर आया है अंग्रेजों के ऊपर तो हमें इसको एक फायदे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर सुभाष चंद्र बोस सर का कहना था कि यदि अंग्रेजों के ऊपर कोई भी विपत्ति आई है तो यह हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और भारत को आजाद कराने के लिए हर सफल प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जी सर, दोनों के रास्ते अलग अलग थे लेकिन नदी के रूप में वो मिलते एक ही जगह। ठीक है। आपने महाभारत पढ़ी है, रामायण, नहीं मैम। गीता पढ़ी है? नहीं मैम। तो आपको क्या लगता है, अच्छा जानकारी है इनके बारे में? थोड़ा बहुत। कैसे है जानकारी? मैम जैसे गीता में निष्काम कर्म की बात की गई है। नहीं, कैसे आपने जानकारी प्राप्त की? मैम अपने सर के माध्यम से। सर के माध्यम से उन्होंने आपको बताया? जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट में जो शपथ ली जाती हैं, ओथ लिया जाता है, वो गीता पे रख के हाथ लेते हैं, रामायण और महाभारत पर नहीं, ऐसा क्यों? मैम जो हमारे यहाँ धर्म की बात की गई है वह मैम हम जो धारण करते हैं उसकी बात की गई है। और मैम जो गीता है वह किसी धर्म से संबंधित ना होकर वह मैम एक जीवन शैली है। और मैम वह एक प्रकार के मूल्य हैं, जो मूल्य होते हैं जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति। तो इस कारण हम गीता की शपथ लेते हैं कि जो हमारे मूल्य हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या तात्पर्य है? मैम धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। हाँ, दोनों के बीच अंतर बता दें। मैम जो पंथ निरपेक्ष होता है उसका अर्थ होता है पूजा पद्धति। मैम जैसे विभिन्न भी समुदाय के लोगों की पूजा पद्धति अलग अलग है। और मैम धर्म के लिए एक होता है अंतिम स्थान जहाँ पे वो, और मैम एक अंतिम सत्ता, और मैम एक अंतिम पुस्तक। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? मैम महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं आएंगी मैं उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन करूंगा और उनके लिए जो भी बेहतर से बेहतर कार्य हो सकेगा वह मैं करूंगा। क्या बेहतर कार्य करेंगे? मैम महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सबसे फर्स्ट इशू, और मैम जितनी भी योजनाएं उनके लिए आ रही हैं, जैसे मैम महिला जैसे वर्तमान समय में जैसे सरकार उनकी सुरक्षा के लिए निर्भया पहल है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करूंगा जिसके तहत महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो महिला सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। आप भारत रत्न जिस प्रथम पुरुष ने प्राप्त किया हो उनका और प्रथम महिला जिन्होंने प्राप्त किया हो उनका नाम बता दें। मैम प्रथम पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्षमा चाहूंगा मैम, प्रथम महिला मुझे इंदिरा गांधी जी को मिला था? मैम मिला था। और सचिन तेंदुलकर को मिला है। तो ये महात्मा गांधी जी को क्यों नहीं मिला? कि मिला था? नहीं मिला था मैम। क्यों? मैम किसी मैम वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और मैम वह भारत रत्न से भी बड़े हैं। आप अपने 4 गुणों को बताइए और 2 जो आपको लगता है आप में कमियां हैं वो बताइए। मैम गुण, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, सत्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता। आप एक कोई गुण बताइए जिसकी वजह से हम बाकियों की जगह आपको सेलेक्ट कर लें। डिसीजन मेकिंग। और आप में कमी क्या है? मैम थोड़ा भावुक हूँ। और मैम तो क्या थोड़ा भावुक होना कमी है?
मैम मुझे लगता है मैम इमोशनल इंटेलिजेंस में थोड़ा नहीं, इसके दो सेंस आते हैं कि अधिक भावुक होना ज़्यादा अच्छा है या थोड़ा भावुक होना ही बुरा है। मैम थोड़ा भावुक, और मैम मेरी दूसरी कमी है और मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, यू मे गो नाउ। सब बैठिए। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बढ़िया है, और नॉलेज भी आपका ठीक है, एक्सप्रेशन और ड्रेस लैंग्वेज भी ठीक है। थोड़े से एक्सप्रेशन में आपको चेंजेस करने हैं, जैसे आपको ग्रीट प्रॉपरली करने हैं, ठीक है। आप, हाँ, आपने परमिशन लिया और जब आपको परमिशन मिल गई तो आप यहाँ बीच में आके मेंबर्स को करेंगे। अगर कोई लेडी है तो सबसे पहले उनको करेंगे, चेयरपर्सन को करेंगे और एक निगाह सबकी ओर देखेंगे। परमिशन मिल जाने पे बैठेंगे। जब आपको जाने को कह दिया जाए तो थैंक यू बोल के उठेंगे, देन फिर से ग्रीट करें सबको और फिर आप जाएं। और टंग से आप वॉइस निकाल रहे थे, टंग जो है आप बार बार अपने होठों पे फेर रहे थे, जीभ को फेर रहे थे। जैसे बीच में हम सूखने पे वो, हाँ, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेंगे तब अंदर आएंगे। कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, बीच बीच में लोग हाँ, बोल और रहे आपकी थे। जो है जुबान भी लड़खड़ा जा रही थी, इसे कंट्रोल करिएगा। ना आने पे आप सॉरी बोलें, गलत उत्तर देने से बचें, ठीक है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया तो 3 नहीं 2 ही तरीके के हैं, ठीक है। 3 प्रकार से होता है अमेंडमेंट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही हैं, स्पेशल और वो जो स्पेशल प्लस हार्ड का रेटिफिकेशन। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि मैम ने धन निरपेक्ष बोला, तो आपको कोई जरूरी कि आप पंथ हाँ, निरपेक्ष जोड़ करके आप बोले, जी, ठीक जी, है, वो बिल्कुल जरूरत नहीं ये है। हमें लगा था खराब ठीक है। हो दूसरी चीज, मान लीजिए कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो वहां पर 1916 अधिनियम निकला, ठीक है। तो आपको एक सेकंड शांत होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि फिर उसके बाद क्या बातें निकल करके आए। तो इन सब चीज़ों को तत्काल अगर आप उसका क्विक रिएक्शन देंगे तो कहीं कहीं ये होता है कि अच्छा बहुत जल्दबाजी है आपको देने करने की, तो फिर उसमें क्या है कि कहीं कहीं बोर्ड मेंबर फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर 1919 फिर 1916 पर मैं आया कि नहीं आया पैक्ट को लेकर के। हो सकता है कि मैं पैक्ट ही बोलना चाह रहा था, बाय द वे अधिनियम एक्ट निकला, तो थोड़ा सा उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 1-2 सेकंड का समय, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी जो है आई थिंक बेहतर, अगर आपका मुख्य परीक्षा में मार्क्स ठीक होंगे तो निश्चित रूप से सर, जैसे कि आज के इंटरव्यू के हिसाब से कितने नंबर? हम सब सारी चीज़ें हो गई हैं, सब दे दिया आपका हो गया गया है। है, हाँ। यहाँ पर आपका जो है ना इंटरव्यू का फीडबैक फॉर्म सब अभी आपको मिल जाएगा, सारे मार्क्स। जैसे- कोर्ट एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप रहेंगे, ठीक है। हाँ सर। और एक बात ये ध्यान देना, जैसे जब भी सामने बैठे हैं आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे तो कभी भी इस बात को मन में मत सोचते हुए जवाब दीजिए कि हम बहुत अच्छा कर चुके हैं या हम यहाँ तक आए हैं, ये जो है झलकना नहीं चाहिए। और ऊपर, और दूसरी चीज़, कमज़ोरी भी नहीं अंदर से महसूस होनी चाहिए। ना तो आपको बहुत ओवर होना है और ना ही अपने आप को हीन भावना में दिखाना है, नहीं कमज़ोर भी नहीं, बहुत शालीनता के साथ जो भी पूछा जाए आदमी आराम से आपको जवाब देना है। बाकी बहुत बढ़िया है। ड्रेस आपका यही है सर, जैसे जूता है वो फीता वाला पहनेंगे और फिर ऊपर से कोट डालेंगे और ठीक। फिर ये टाई, हाँ। और फिर जो ये शर्ट है वो एक दूसरी शर्ट है वो नीले रंग की। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया, बाकी बहुत अच्छा करेंगे आप, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम एक बार छट चुके हैं इसलिए तो नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है।